इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 पेपर का यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स। हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट्स का वैल्यू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट होता है। तो अगर किसी सर्किट को हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी पर बनाना है या वर्क कराना है, तो उसका जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू कितना वैरी होगा एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। ऐसे तो हम लोग किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू ब्रिज मेथड से भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का। जैसे रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते थे, इंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज यूज़ करते थे। इसी तरह से डिफरेंट ब्रिज है कंपोनेंट्स के वैल्यू को मेज़र करने के लिए। लेकिन एट हाई फ्रिक्वेंसी पर उस ब्रिज मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिज मेथड में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जो कि फैक्टर हाई फ्रिक्वेंसी पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इन हाई फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर मेजर्ड in the range of 0.1 megahertz to 100 megahertz. Bridge methods can also be used in this frequency range, but this method does not give a correct result because this method do not consider the effect which are caused by high frequency. अब क्या होता है, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स क्या क्रिएट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। The sum of the special effects which are predominant at high frequency are: first, high reactance due to stress series inductance and its variation with frequency. हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है कि जो कोई भी कंपोनेंट है उसका लीड्स है, उसके कारण अनवांटेड सीरीज इंडक्टेंस क्रिएट हो जाता है, और इंडक्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस इंडक्टेंस का रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू 2πfl। और ये अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ता है तो इंडक्टेंस रिएक्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है। अगर रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ा इन द सेंस कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा तो जो भी सिग्नल उस कंपोनेंट्स के थ्रू जा रहा है वहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है। ये प्रॉब्लम हाई फ्रिक्वेंसी पर एराइज हो जाता है। फर्स्ट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है, इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस विथ फ्रिक्वेंसी ऑन अकाउंट ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो भी लीड्स है उसके स्किन से करंट का फ्लो होने लगता है। स्किन से अगर करंट का फ्लो होने लगता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि एरिया घट गया। हम जानते हैं कि R इक्वल टू रो L/A होता है। अगर करंट स्किन से फ्लो होने लगा तो एरिया घट गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसका मतलब है उसके थ्रू फिर से उस कंपोनेंट के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है वहाँ ड्रॉप बढ़ने लगता है उस लीड्स के पास। ये सेकेंड प्रॉब्लम होता है हाई फ्रिक्वेंसी पर। थर्ड क्या होता है, लो रिएक्टेंस ड्यू टू स्ट्रेस शंट कैपेसिटेंस एंड इट्स वेरिएशन विथ फ्रीक्वेंसी। शंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, x इक्वल टू 1/2πfc। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है तो उसका रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण मेरा सिग्नल जो है शॉर्ट होने लगता है। शॉर्ट होने लगा इसका मतलब आगे जो सिग्नल प्रोसीड होना है वो कम हो जाता है। प्लीज नेक्स्ट, increase of effective resistance on account of proximity effect. Proximity means क्या होता है, नियरनेस। proximity means नियरनेस। बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक नज़दीक लगे होते हैं सर्किट में, उसके कारण भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है एट हाई फ्रिक्वेंसी पर। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर विथ फ्रिक्वेंसी। कैपेसिटर जो बने होते हैं वो उसमें डाइलेक्ट्रिक का यूज़ होता है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ता है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी वैरी होता है। तो ये पांचों इफेक्ट के कारण हाई फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट्स होता है काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब ये सब जो भी है इफेक्ट, इसको
कंसिडर करते हुए हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पर कंपोनेंट का वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हम लोग रेजोनेंस मेथड को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें कि रेजोनेंस मेथड क्या होता है। रेजोनेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्चुअली इस मेथड में एक सीरीज RLC सर्किट का यूज करते हैं। सीरीज RLC सर्किट जिसमें RLC सीरीज होता है। तो कोई भी कंपोनेंट मेज़र करना है कंपोनेंट का वैल्यू, तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए सप्लाई चाहिए। सप्लाई कहाँ से लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। तो ऑसिलेटर के थ्रू हम लोग उसका सप्लाई लेते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, EMF ऑफ द सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग ऑफ कॉइल L विद द आउटपुट कॉइल ऑफ एन ऑसिलेटर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक इसका सर्किट है RLC सर्किट का, जिसमें ऑसिलेटर, इसके आउटपुट कॉइल लगे होते हैं। ये है तुम्हारा सीरीज रेजोनेंस R, L और C। ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट है जो कि क्या होता है, कपल रहता है, ऑसिलेटर के आउटपुट से कपल रहता है। ये यहाँ जहाँ के यहाँ पे हम लोग को सप्लाई मिल जाता है, उस सप्लाई का यूज़ करते हैं नेक्स्ट सर्किट में। तो जो कपल रहता है उसमें कपलिंग का एक कंडीशन है कि एक लूज कपलिंग इज डिजायरेबल बिकॉज चेंज इन कंडीशन ऑफ RLC सर्किट डू नॉट अफेक्ट द ऑसिलेटर सर्किट। कपलिंग है लूज है इन द सेंस क्या कि जो हम लोग को सप्लाई तो लेना है, इसमें सप्लाई चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या होता है ये कपल जो है काफ़ी लूज हो, क्योंकि इधर हम लोग क्या करते हैं कि इस सब कंपोनेंट को वेरी करेंगे। एक्चुअली जब लोग मेज़र करने आगे, जब इसका हम लोग मेज़रमेंट करेंगे तब देखेंगे वेरी करते हैं। इसके इस सर्किट में वेरिएशन से ऑसिलेटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं ये कपलिंग जो होना चाहिए वो लूज होना चाहिए। A loose coupling is desirable because change in condition of RLC circuit do not affect the oscillator circuit. टाइट कपलिंग अफेक्ट द ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी। अगर हम लोग टाइट कपलिंग रखते हैं, मतलब काफ़ी नज़दीक अगर इसको रखते हैं, तो इसका क्या होता है, ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगा। फिर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगा तो फिर हम लोग को फिर जिस फ्रिक्वेंसी पर हम मेज़र करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, रेजोनेंस is obtained either by variation of frequency of the oscillator or by variation of the capacitance। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली रेजोनेंस कंडीशन में क्या करना होता है कि हमको करना होता है XL = XC, ये करना है। तो ये करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग या तो ऑसिलेटर के फ्रिक्वेंसी को चेंज कर लें या C को चेंज करें। कंपोनेंट के वैल्यू को चेंज करते हुए, क्योंकि XL = क्या होता है यहाँ पर 2πfL और XC = क्या होता है 1/2πfC। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी कंपोनेंट को, जैसे L के वैल्यू को चेंज करके, C के वैल्यू को चेंज करके या F के वैल्यू को चेंज करके रेजोनेंस कंडीशन एराइज कर सकते हैं। तो रेजोनेंस का अब वो रेजोनेंस कंडीशन आ गया, उसको देखने के लिए क्या होता है कि हम कैसे देखें, तो रेजोनेंस कंडीशन आर इंडिकेटेड बाय आइदर मिली एमीटर और TVM। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिली एमीटर लगाते हैं या पैरेलल में कैपेसिटर के पैरेलल में TVM और VTVM, वैक्यूम टू वोल्टमीटर, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है VTVM। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि ये जो एक वोल्टमीटर है जो कि कैपेसिटर के पैरेलल में लगाते हैं। इन दोनों किसी भी मीटर से हम लोग रेजोनेंस कंडीशन देख सकते हैं कि कब रेजोनेंस सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन आता है। अंडर रेजोनेंस कंडीशन मिली एमीटर इंडिकेट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा तो उस समय क्या होता है कि मिली एमीटर मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा वो एमीटर, तो हम लोग समझेंगे रेजोनेंस कंडीशन आ गया। या VTVM भी अगर शो करता है मैक्सिमम वैल्यू, तभी भी हम समझते हैं कि वो सर्किट जो है रेजोनेंस कंडीशन में आ गया, कोई भी एक को। लेकिन हम लोग इन प्रैक्टिस क्या करते हैं कि VTVM को ही यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि रेजोनेंस कंडीशन कब एराइज हुआ, क्योंकि एमीटर का क्या होता है सीरीज में लगाते हैं तो इसका जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो भी सर्किट में इंक्लूड हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। इसलिए क्या करते हैं, एमीटर को प्रेफर नहीं करके हम लोग VTVM को या TVM को प्रेफर करते हैं रेजोनेंस कंडीशन अचीव करने के लिए, इसलिए वोल्टमीटर को ही प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ वी मेजर द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस using resonance method. Thanks.